महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव दिलचस्प हो रहा है। वर्ली में आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा है। मिलिंद देवड़ा खुद राज्यसभा सांसद हैं। इधर महायुति और एमबीए दोनों में सीटों का बंटवारा पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। जिन सीटों पर विवाद नहीं है वहां पार्टियां उम्मीदवार जरूर उतार रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जबकि संभावना है कि वो 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट ने 45 सीटों पर नामों की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार इन्हें 78 सीटें दी जानी हैं। एनसीपी अजीत पवार ने भी 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इन्हें 54 सीटें मिलने की संभावना। इधर महायुति में 85 सीटें, यानी कि महाविकास अघाड़ी में 85 सीटें देने की बात की जा रही है। यानी कि एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को दी जानी है। 10 सीटें छोटे सहयोगी दलों को देने की बात हुई है, लेकिन 23 सीटों पर पैंच फंसा है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 100 सीटों से ज्यादा चाहिए, इस तरह के संकेत दे चुके हैं। यानी कि पैंच पूरी तरह से फंस गया है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। जब आपस में सहमति नहीं बनेगी तो आगे रास्ता आसान कैसे होगा। जितना पैच एमबीए में उतना ही पैच महायुति में भी फिलहाल नहीं दिखता है, लेकिन जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि महायुति वर्सेस एमबीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में जनता किसको सत्ता सौंपेगी। कुछ बयान आए हैं, एक बार इनको सुन लेते हैं फिर चर्चा करें। ये सही है कि मेरा छठवां चुनाव है, लेकिन जैसे पिछले 5 चुनावों में मेरे साथ जनता का भी आशीर्वाद था, माताजी का भी आशीर्वाद था, ऐसे ही इस समय भी वो आशीर्वाद रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से मैं चुनकर आऊंगा। हर एक इलेक्शन में चुनौती तो रहती है, लेकिन आज जो माहौल था फॉर्म भरने के लिए वो आप खुद ने देखा है। इसलिए जो रत्नागिरी और संगमेश्वर असेंबली है उसमें मैं जीत के आऊंगा, ये मुझको कॉन्फिडेंस है और बहुत वोटों से जीत के आऊंगा। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान, हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है। और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए, जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। बीजेपी को अगर संविधान अगर पता होता तो डायरेक्ट यूपीएससी की एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर लोगों को डेपुट करना आरएसएस के, ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं। जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी। और ऐसे लोगों को जिनको संविधान की जो कीमत है, जिनको पता नहीं है, वो हमसे संविधान की बात करेंगे। और इसलिए मैं तो चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस और दम है तो हम उनको आमने सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी हमारे राहुल जी से डिबेट करे और वास्तविकता लोगों के सामने हम लाएंगे। अगर डिबेट करने की अगर इच्छा है, इस तरह से पीछे से वार करने का, अरे कांग्रेस तो हमेशा संविधान के फेवर में रही है और इसलिए ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था ही आज 75 साल में जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोकशाही का अगर लोकतांत्रिक देश हो तो भारत देश है। मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है। और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। तो दूसरों के ऊपर ये थोपना मैं मानती हूं कि गैर जिम्मेदाराना है और एक डेस्परेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो
जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत होने वाली है और उन मुद्दों पे होने वाली है जो महाराष्ट्र के हित पे है, जनता के हित में है, इसलिए वो इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार महाराष्ट्र का चुनाव भी बहुत रोचक होने जा रहा है, यानी कि कई सारी राजनीतिक पार्टियां, पहले तो बीजेपी, शिवसेना, उस समय की शिवसेना जब शिंदे और उद्धव गुट एक हुआ करते थे, उस समय की शिवसेना, बीजेपी और इसके साथ साथ एनसीपी और एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस। लेकिन अब इतनी पार्टियां हो गई, बड़ी पार्टियों में से भी कई सारी पार्टियां टूट गई हैं। वो चुनाव मैदान में है जिसमें शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित पवार, कई सारी राजनीतिक पार्टियां निकल कर आ गई। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो रोचक होने वाली हैं, कई सारे चेहरे, कई सारे नाम निकल कर आने वाले हैं। इस बीच हम महाराष्ट्र भी पहुंचे और वहां जाकर भी हमने महाराष्ट्र की जनता का मन टटोलने की कोशिश की और वहां की जनता ने अपनी राय किस तरीके से दी है आपको बताते। पहला सवाल हमने सर्वे का पूछा कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, 2 बड़ी बगावत के बाद इस बार जनता का मूड क्या है। 58% लोगों ने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार का जिक्र कर रहे थे। 11% लोगों ने कहा बदलाव, दल बदल ठीक नहीं है। 30% लोगों ने कहा सियासी ड्रामा बंद होना चाहिए और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, महाराष्ट्र में विदर्भ की 62 विधानसभा सीटें पर किसकी लहर है। 42% लोगों ने कहा महाविकास अघाड़ी की, 51% लोगों ने कहा महायुति की और 7% अन्य की बात कर रहे थे, जो अन्य निर्दलीय हैं या बाकी और पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनकी बात कर रहे थे। हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद हम ये भी पूछना चाहते हैं, तमाम हमारे राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच प्रोफेसर मनोज कुमार भी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बहुत रोचक है, यानी कि पार्टियों में से पार्टी बन गई। एक विचारधारा के बाद, विचारधारा तो वही है लेकिन चेहरे अलग हो गए हैं। अब सबसे बड़ा संकट है कि जनता चुने तो किसे चुनेगी। क्या इस बार की जनता, मनोज कुमार साहब ये सवाल आप ही से, क्या इस बार की जनता एक संकेत देगी कि इस तरह की बगावत, इस तरह की फूट सत्ता के लिए किसी भी तरह से आपको कुछ भी जोड़ तोड़ कर कर सरकार में आना है, क्या वो जनता इसे पसंद करेगी या इस तरह की कार्यप्रणाली को और इस तरह के चेहरों को महाराष्ट्र की जनता नकार देगी। प्रोफेसर मनोज कुमार। देखिए मनोज जी, आपका जो सर्वे है वो बिल्कुल है कि जो महाराष्ट्र की जनता है वो पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है। और इसके पहले भी अगर आप देखें, जब 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी लगभग पूर्ण मेजोरिटी की सरकार आई थी। लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना और बीजेपी के दोनों के बीच में जो मतलब चीफ मिनिस्टर पद को लेकर जिस तरीके की घटना घटी, वो भारतीय राजनीति में कोई भी वोटर्स इस चीज को लाइक नहीं करता। लेकिन आज मैं, चूंकि हमारे पास पिछले 5 साल का इतिहास है और अभी रिसेंटली 2024 में लोकसभा का जो चुनाव का जो मैंडेट आया है, अगर आप उसको देखिए तो उसमें मुझे लगता है कि ये भी जो वर्तमान में जो शिंदे सरकार है बीजेपी के समर्थन के द्वारा, मुझे लगता है कि उससे पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 288 सीट का बंटवारा, चाहे महायुति की आप बात कर रहे हो या फिर महाविकास अघाड़ी की बात कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उन लोगों की क्या स्थिति है। 85-85 ने तीनों ने तो बांट लिया, लेकिन अभी तक उनके सीट के गठबंधन नहीं हो पाया, उनका सीट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस 99 सीट पे और 45 शिवसेना को और 38 सीट एनसीपी को देके लगभग 182 सीट का इन लोगों ने बंटवारा कर दिया है। और जो बाकी सीटें 106 सीटें, उस पर भी तुरंत निर्णय आने वाला है। मुझे लगता है कि ये चुनाव, बेसिकली देखिए, चुनाव तो हर पार्टी 5 साल काम करती है, लेकिन चुनाव एक रणनीति होता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है और जिस प्रकार से समय से पहले ये चुनाव मोड में जा चुका है, और आप देख सकते हैं क्योंकि अभी शिंदे सरकार ने जिस प्रकार से वहां डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है, जो सपोर्ट सिस्टम मिला है, वो कहीं ना कहीं उनको सीट में कन्वर्ट होगा। और नो डाउट सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक रूप से अगर किसी का मतलब पतन की तरफ जो जा रहा है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोकसभा, क्योंकि वहां पर विचारधारा का संकट आ गया ना, उनकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा एक जैसी मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन विपरीत विचारधारा के साथ, यानी कि वो एनसीपी शरद पवार के साथ, वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल मेल नहीं खाता है। और अगर देखा जाए तो लंबे समय तक, करीब करीब 4 दशक तक भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे, शिवसेना उस समय की, बाला साहब ठाकरे की, उनके साथ गठबंधन रहा। लेकिन अब बेल गठबंधन है, अब किया जाए तो फिर क्या किया जाए। हमारे साथ स्वामीनाथ मौजूद है। एक बहुत अच्छी बात मनोज कुमार साहब ने कही कि
भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय पर नहीं लड़ती है, वो उसकी तैयारी बहुत पहले से कर रही होती है। तब जबकि आप गलतफहमी में जी रहे होते हैं, आप कहीं किसी और दुनिया में रहते हैं, तो वो पूरे साल भर चुनाव के मूड में रहती है। और सबसे बड़ी बात है, भले ही वो गठबंधन में हो, लेकिन गठबंधन के अंदर की लड़ाई को वो कभी बाहर नहीं लाती है। अगर कुछ है भी तो वो महसूस नहीं होने देती है, और इससे पहले कि लोगों को महसूस हो वो उसे सुलझा लेती है। आपके सामने एक सबसे बड़ी सवाल है, आप छोटा सा उदाहरण बता दूं कि समाजवादी पार्टी को आप 5 सीटें देना चाहते हैं, वो कहती है नहीं आप 2 सीटें, वो 5 सीटें की जगह 5 सीटें चाहती है, और उन्होंने कहा 5 सीटें हैं, 1 दिन का समय दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया, नहीं तो 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब देखिए सबको जग जाहिर हो चुका है कि आपके अंदर की स्थिति क्या है। 85 सीटें आप तीनों ने तय कर ली हैं, उम्मीदवार अभी तक आप तय नहीं कर पाए, बाकी की सीटें आपने छोटे दलों के लिए। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आपके छोटे बड़े नेता उलझे रहते हैं। जमीन पर जो तैयारी करनी होती है वो आप कर नहीं पाते हैं। मंडल प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए, किसे घेरना है, किसे नहीं घेरना है, किसके खिलाफ क्या रणनीति बनाती है, आप इसमें उलझ जाते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में जीत हुई सरकार आप हार गए, वहां भी यही स्थिति हो जाएगी। देखिए मनोज मन्नू भाई, हमारा आज भी सीईसी मीटिंग था और हमारा तय हो चुका है जितना सीट तो हमको लेना, पहले भी 48 सीटों का हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं और हमारा गठबंधन मजबूती से। भारतीय जनता पार्टी तो आप सही बोले कि वो 5 साल चुनाव, 1 साल नहीं, हमेशा चुनाव के मूड में रहती, वो देश के मूड में नहीं रहती कि देश का विकास हो, देश का शिक्षा मजबूत हो, स्वास्थ्य मजबूत हो, देश के युवाओं को रोजगार मिले, उसके चिंता में नहीं रहती है। सिर्फ चुनाव और किस तरह से तोड़ मरोड़ पार्टी को पार्टी में डिवाइड कराती है। शिवसेना में 2 फाड़ कर दी और इसमें अजीत पवार और उन शरद पवार में 2 फाड़, इधर रामविलास पासवान के 2 फाड़ कर दिया। तो ये पार्टी को तोड़ने में मजबूती से काम करती है। मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे कोरोना काल में हमारी सरकार बनी हुई थी, किस तरह से अपने पाले में लाने के लिए उस कोरोना काल में जहाज से लेकर कर्नाटका रखा गया, कर्नाटका से लाकर अपना पार्टी का सदस्यता दिया गया और सरकार चुनी हुई सरकार को। ये तो सरकार खाली चुनाव के मूड में रहती है। देश का रक्षा कैसे हो, देश का व्यवस्था कैसे हो, देश की सुरक्षा कैसे हो, इस पे चर्चा नहीं करते हैं। महंगाई पर नहीं, जब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हो तो तुरंत वो धर्म पे आ जाते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं, कभी कॉरिडोर की बात करते हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे कि जीएसटी फ्री हो गया शिक्षा पर और हम पेंसिल से लेके कॉपी तक फ्री जीएसटी हम दे रहे हैं। शिक्षा मजबूत होना चाहिए, स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए, दवाई फ्री होना चाहिए कहीं जो गरीबों को मिले, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करती। महंगाई की मार सह रहा है पूरा जनता और जिस तरह से व्यवस्था है, तो एक चुनावी व्यवस्था में तो मजबूत है, इनका समीकरण भी बढ़िया बैठा है, इनके पास एक से एक चालक है, कैसे तोड़ो तोड़ो और सरकार बनाओ, देश मत बनाओ, देश को विभाजित रखो, धर्म के नाम पर धर्म का अखाड़ा बनाओ, जात का अखाड़ा, कुल का अखाड़ा बनाओ, लेकिन हमारा सत्ता हासिल होना चाहिए, सत्ता काबिज होना चाहिए, चाहे एन केन। मतलब आपने साफ तौर पर कर दिया कि सत्ता पाने के लिए एन केन प्रकरण, शाम दाम दंड भेद जो करना होगा भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं सर्वे के कुछ बचे हुए सवाल भी ले लूं, उसके बाद फिर मैं सूर्य प्रकाश मैथिल साहब के पास आऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो इस पर क्या कहेंगे, इसका जवाब किस तरीके से देंगे। एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो सवाल है तीसरा, वो सवाल ये था कि क्या महाविकास अघाड़ी में शरद पवार ने सीट शेयरिंग में कांग्रेस उद्धव सेना को बैकफुट पर ला दिया। 51% लोगों ने कहा हाँ, 38% लोगों ने कहा ना, और 11% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल वो बाद में हम कभी पूछेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ मौजूद है। सूर्य प्रकाश जी, स्वामीनाथ जी ने एक बात कही है, जैसे अंग्रेज नहीं होते थे कि डिवाइड एंड रूल करो, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की यह चुनावी रणनीति है कि अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह से हमने देखा कि आप सत्ता में नहीं आ पाए, मतलब लगातार आप 18 साल तक सरकार में रहे, और जब नहीं आ पाए तो 2018 में आपने किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में लिया, प्लेन में भरकर सारे राजनेता, सारे विधायक चले गए और वहाँ सरकार बन गई और उनके सपोर्ट से बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक यही हमने देखा कई और राज्यों में, महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा, डिवाइड एंड रूल।
किस तरीके से शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार चले गए, उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे चले गए। हरियाणा के चुनाव में भी देखा, चुनाव के ठीक पहले हरियाणा में भी वहाँ की जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता, वो छोड़कर किरण चौधरी वो छोड़कर चली गई। और तो ये जो आरोप है कांग्रेस का, जिसका इशारा स्वामीनाथ कर रहे हैं कि साहब आपको अगर इतना ही अपने चुनाव लड़ने पर घमंड है तो फिर आप क्यों दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को तोड़ते हैं और अपनी पार्टी में लेके आते हैं और दूसरी पार्टी को कमजोर करते हैं? आपका तो सीधा एक ही रूल है, डिवाइड एंड रूल। धन्यवाद मनु भाई, और आशा करता हूं मुझे 120 सेकंड दीजिएगा पूरा उत्तर देने के लिए। 40 दूंगा और आप कहेंगे तो 60 भी दे दूंगा। धन्यवाद। मेरे को 4 लाइनें याद आती हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। आज ये बात कर रहे हैं तोड़ फोड़ की। पहली चीज, जो भी क्षेत्रीय दल थे आपस में उनकी वैचारिक मतभेद होने के कारण वहां पर कुछ लोग अलग हुए, और जो कि भारत के संविधान में स्थान है उसी प्रकार से उन लोगों ने अपने अपने दलों का गठन किया। दूसरी चीज, ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मोड में रहती है। हम चुनावी मोड में नहीं रहते हैं, हम अपने संगठन के लिए सतत रूप से कार्य करते रहते हैं। अब भैया ये वही कहते हैं ना, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। स्थिति वही है हमारे कांग्रेस के मित्र की कि जिनके नेता हर महीने में 2 बार बैंकॉक, पटाया और थाईलैंड की ट्रिप करते हों, और जिनकी जब तक वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, देखो बीच में मत बोलो अब, ये देखिए गलत बात है, इनसे बोलिए अपनी आवाज को शांत रखेंगे। इनका पूरा मैंने भाषण सुना है, ये बंदर के जाने अदरक का स्वाद अभी सुनाता हूँ मैं आपको। कौन नेता आप मानेंगे, इससे पहले वाली जो लोकसभा थी उसके अंदर सांसद राहुल गांधी बैंकॉक और पटाया हर महीने जाते थे, साल में उनकी 24 ट्रिप होती थी, और ये ध्यान दे रहे हैं पटाया से आपको संगठन के लिए और देश के लिए काम करोगे। सुनो, दूसरी चीज भटका रहे हो, आपने कहा शिवसेना की बात अपने मुंह, तो मुझे ये बताइए मनु भाई, आप तो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, इस तरह का क्या शिवसेना पिछली बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संग गठबंधन में नहीं लड़ी थी क्या? अब ये पहला चुनाव होगा शिवसेना उद्धव ग्रुप के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी विचारधारा को तिलांजलि देकर इस प्रकार के ये नमाजवादी और दंगाई गैंग जो हैं उनके संग गठबंधन करके सरकार बना ली आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट के बाद। आज अब पता चलेगा महाराष्ट्र की जनता उनको क्या प्यार देगी, क्या नहीं देगी। एक और बात, अबू आजमी ने जिस प्रकार से मुंबई में खड़े होकर हिंदुओं के माओ के दूध को ललकारा, अगर आज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी आज होते तो क्या हिम्मत होती इस प्रकार से हिंदुओं की माओ के दूध को ललकारने की? नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, हमारा मराठा देख रहा है, जो कि भगवे ध्वज के लिए अपनी गर्दन कटाना भी जानता है और गर्दन काटना भी जानता है। एक महत्वपूर्ण बात और, अभी जिस प्रकार से मनोज कुमार जी ने बोला कि शिंदे जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको बहुमत मिलेगा, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ बहुमत नहीं मिलेगा, 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। उसके सीधे सीधे आसार आप देखिए, जिस प्रकार से 160 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसके अलावा शिंदे जी के लिए भी हमने सीटें छोड़ी और एनसीपी के लिए भी सीटें छोड़ी, और सब में प्रेम भाव से, कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी प्रकार का, सबका समन्वय है। लेकिन कांग्रेस में देखिए 85 के बाद 33 सीटों पे अड़े हुए हैं, कौन लड़ेगा? पूरे 2 मिनट सूर्य प्रकाश महसल साहब, पूरे 2 मिनट दिया और आपने बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से अपनी बात रखने की कोशिश की। प्रोफेसर मनोज कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज साहब, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बहुत डिफरेंट हो चुका है और कांग्रेस को बहुत लंबा समय लगेगा। देखिए, वो कई फ्रंटों पर जाकर चुनाव लड़ती है, वो जनता के बीच जाकर भरोसा जताने की कोशिश करती है। उनके जो पन्ना प्रमुख हैं, अब मैंने देखा हरियाणा में और महाराष्ट्र में पहले एक पन्ने पर एक प्रमुख होता था, अब एक पन्ने को 4 जगह डिवाइड करके 4 बना दिए गए, 4 प्रभारी बना दिए गए। और उसका काम यह नहीं है कि वो चुनाव के ठीक चंद दिन पहले आए और उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद वापस चले गए, और जिसके पास आप गए वोट मांगने के लिए वो 5 साल तक आपकी शक्ल ही नहीं देख रहा है, बल्कि वो 5 साल तक भरोसे का रिश्ता बना के रखते हैं।
और ये बताते हैं कि आपको अगर कभी भी हमारी ज़रूरत लगे तो ये हमारा नंबर है, आप हमें बताइए। सरकार से संबंधित किसी भी योजनाओं के लिए आपको प्रशासन में कोई काम हो तो हमें बताइए। ये एक व्यक्तिगत जुड़ाव होता है जो 5 साल तक बनाए रखता है। इसके साथ साथ तमाम संसाधन की बात है, कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई है। सत्ता में बने रहने की बात है, कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई है। उसके पास रणनीतिक लोगों की कमी है। पुराने जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं उनको इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। एक नई जमात है और वो जनता के बीच जाना नहीं चाहती, जनता से बहुत कटी हुई है। वो तमाम जो राजनीतिक पंडित इस बात का जिक्र करते हैं कि राहुल के आसपास रहने वाले लोग, अब उदाहरण के तौर पर वेणुगोपाली हैं, वो कितने लोगों के जानते हैं देश में, जबकि पुराने जमे पे आप उठा के देखो, इंदिरा जी के समय हो या राजीव जी के समय हो, इवन सोनिया गांधी के समय हो, वो तमाम उनके आसपास के लोग जिनसे लोगों का एक जुड़ाव था, आज वो जुड़ाव नहीं है। तो तमाम सारे फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस चुनावी रणनीतिक मामलों में कहां है, मेरा सवाल आपसे ये। देखिए मन्नू जी, एक चीज आपको समझना होगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत देश में जब काम करती है तो सत्ता में आने के लिए काम करती है, और उसका समाज सेवा एक माध्यम होता है और उसकी पॉलिसी और कुछ एजेंडे होते हैं। और देखिए, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी स्टेट का जो सोसाइटी का जो रिफ्लेक्शन होता है वही सत्ता में दिखता है। तो अभी जिस प्रकार से हम लोग महाराष्ट्र पे चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस का जिस प्रकार से पतन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियस एक आपने सारी बातें कही हो, क्योंकि आज का जो वोटर है, आज का जो 21st सेंचुरी का जो वोटर है, उसको कनेक्शन चाहिए, उसको कनेक्ट करते हुए आपको दिखते रहना चाहिए, पॉलिसीज के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, उसके सामाजिक सद्भाव के माध्यम से। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसीज है जो कांग्रेस करते आ रही है, आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद से अगर नेहरू एरा को देखा जाए और अभी तक देखा जाए, तो आप देख सकते हैं कि भारत की राजनीति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा पहुंच रहा है ग्राउंड पे कि हर व्यक्ति में एक एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है सरकार के प्रति और नेता के प्रति। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी, इस देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो जनता के जो उसका जो एजेंडा है उस पर अगर नहीं उतरता है तो जनता उसको रिजेक्ट कर देगी। और मैं आपको मुझे कहने में कहीं से हिचक नहीं हो रही है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट मॉडल पे, चाहे वो आपका मेट्रो का हो, पोर्ट का हो, न्यूक्लियर प्लांट का हो, अटल सेतु का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आप देख सकते हैं कि अभी जो FDI आया है उसमें नंबर 1 पोजीशन 52% महाराष्ट्र सरकार को मिली है। ये 2022 के बाद की मैं घटना बता रहा हूँ। अगर आप वही 2022 के पहले घटना देखिए तो वहां पे चाहे सुशांत सिंह राजपूत का जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर को बचाया जा रहा था, और उसमें वहां आदित्य ठाकरे जिस प्रकार से उसको ओपनली आके स्टेटमेंट दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं देश की जनता और पूरे देश की जनता ही नहीं, महाराष्ट्र की जनता ने इस चीज को मन में बैठा रखा है। और एक और मैं आपको बात याद दिलाना चाहूंगा, संसद में संजय राउत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था अमित शाह जी के बारे में कि आप जिस स्कूल के मैं वहां का हेडमास्टर हूं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है कहीं ना कहीं, और एक तरफ अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने में या डायलॉगबाजी में तो खैर तमाम ऐसे बहुत सारे नेता हैं भारतीय राजनीति में जिनकी कोई पकड़ भी नहीं सकता है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत में देखा जाए और उनके चुनावी क्षेत्र में उनकी क्षेत्र की पकड़ को देखा जाए तो फिर वो 0 बटा सन्नाटा ही है, ये आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज भी कई राज्यों में उसका प्रभाव है, और भले ही कुछ सीटों से वो पीछे रह जाती है, लेकिन एक चुनावी रणनीतिक कौशल में वो पिछड़ रही है। किस तरीके से वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सके, अगर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पर सत्ता विरोधी लहर का फायदा वो क्यों नहीं उठा पाती है, इसके लिए उसको वाकई मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ सभी लोग मौजूद रहे, सबका शुक्रिया। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत,